हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी रूल 1773 टू 1858 इन इंडिया। तो बेसिकली अगर हम ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री देखें इंडिया के अंदर तो उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है कंपनी रूल और इसी कंपनी रूल के बारे में आज हम डेप्थ में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों, जो कंपनी रूल है वो टर्म डिराइव्ड हुआ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। बेसिकली ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे अपना व्यापार करने और इसी दौरान इन्होंने इंडिया और ब्रिटेन का रूट स्थापित किया। जब वो कंट्री में कंट्री में फैक्ट्री सेटअप कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने इंडिया और इंडिया के सब कॉन्टिनेंट पे अपना कब्जा जमा लिया। इसी दौरान दोस्तों, जब वो अपनी कंपनीज बना रहे थे तब इंडिया में उन्होंने पॉलिटिकल इनइक्वालिटी को देखा। इन दिस आर्टिकल और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंपनी रूल के बारे में हिस्ट्री डेप्थ में समझाएंगे। तो दोस्तों, अब हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कंपनी रूल के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स द्वारा स्थापित कंपनी रूल इंडिया में ऑलमोस्ट एक सेंचुरी तक चला, 1773 से लेकर 1858 तक। और इस पीरियड के बाद बेसिकली इंडिया को डायरेक्टली कंट्रोल करने लगी क्वीन ऑफ इंग्लैंड। द कंपनी रूल स्टार्टेड अपराइजिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। जब 1773 में लागू हुआ था, उसके बाद बहुत सारे पार्ट ऑफ इंडिया में वो उठने लगा और एक प्रकार का इंडिपेंडेंस का माहौल बन गया। बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कंपनी रूल दैट यू मस्ट नो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1773 में और इसको हटा दिया गया 1858 में। ये बेसिकली मुगल एम्पायर के बाद आया था और इसको लाने वाले ब्रिटिश क्राउन थे। हम दोस्तों डिस्कस करेंगे हाउ द बिगनिंग ऑफ द कंपनी रूल। बेसिकली कंपनी रूल की स्टार्टिंग कैसे हुई। 1773 बेसिकली कंपनी रूल तब स्टार्ट हुआ जब रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया। और बेसिकली जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 से लेकर 1857 तक रहा और ये तब डिसमेंटल किया गया जब इंडियन सेपॉयर्स ने इसके अगेंस्ट बहुत सारे मूवमेंट किए। The Sepoy Mutiny or the First World War of Independence was supported by many Indian rulers. Basically, हमारा जो कंपनी रूल के अंदर पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट, इसको हटाने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी बहुत बड़ा योगदान है, साथ ही साथ इंडियन सोल्जर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। द फर्स्ट फेज ऑफ कंपनी रूल, बेसिकली पहला फेज जो कंपनी रूल का है वो 1773 से लेकर 1858 के तक है और इसके बाद दोस्तों क्राउन रूल आता है, दैट इज 1858 से लेकर 1947 तक। एक्ट इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब बेसिकली जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कंपनी रूल के अंदर लगाए गए, पहला एक्ट है दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773। The act officially permitted the East Indian Company to retain possession in India and regulate activity. Regulating Act की मदद से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया की टेरिटरीज को अपने हक में रखती हैं और उनकी एक्टिविटीज और फंक्शनिंग को देखती हैं। Through the act, the British cabinet was given the right to exercise Indian affairs and introduce the post of Governor General. इस एक्ट की मदद से जो ब्रिटिश कैबिनेट है वो बेसिकली इंडियन अफेयर्स को रेगुलेट करता है और एक पोस्ट गवर्नर जनरल के इंट्रोड्यूस की गई। और इसी के बाद दोस्तों वारेन हेस्टिंग हमारे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने, जो कि गवर्नर जनरल थे बंगाल के अंडर कंपनी रूल। और इनके साथ ही साथ एक काउंसिल ऑफ मेंबर्स थी और इसी के साथ गवर्नर बंबई और मद्रास के भी बनाए गए और जो कि वॉरेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल थे इनको रिपोर्ट करते थे। अब दोस्तों हमारा अमेंडिंग एक्ट आता है दैट इज 1781। बेसिकली जो हमारा अमेंडिंग एक्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो डिफेक्ट्स हैं उनको सही करने के लिए आया। बेसिकली इसको भी कंपनी रूल इन इंडिया, बेसिकली इसका मेन मोटिव था कि इंडिया के अंदर कंपनी रूल को स्ट्रॉन्ग करना। बेसिकली इट इज मैंडेट दैट अ jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट could be restricted. बेसिकली इस अमेंडिंग एक्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कैलकाटा में। पिट्स इंडियन एक्ट 1784। अब दोस्तों कंपनी रूल के अंदर अमेंडिंग एक्ट के बाद हमारा पिट्स इंडिया एक्ट आता है। द एक्ट इंट्रोड्यूस डुअल गवर्नमेंट। इस एक्ट के दौरान इंडिया में पहली बार डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लॉन्च हुआ और इसी के साथ साथ बिकम द सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। कंपनी का एक सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट बना जिसे हम स्टेट कहते हैं।
अब बेसिकली पिट्स इंडियन एक्ट के माध्यम से इंडियन टेरिटरीज को एक नया नाम दिया गया जो कि कहा ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। द कंपनी हैड कंट्रोल ओवर कॉमर्स एंड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। पिट्स इंडिया एक्ट की मदद से कंपनी ने इंडिया के अंदर कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, कंपनी रूल को स्ट्रेंथिंग करना एंड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग किया। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर एक्ट 1813। ड्यू टू द लॉस इन ट्रेड विद Napoleonic wars, the English trader demanded a share in Indian trade. Basically, जो ब्रिटिशर्स थे, जो नेपोलियंस के साथ ट्रेड करते थे वॉर के दौरान, उनका बहुत सारा लॉस हुआ। इसी प्रकार इंग्लिश ट्रेडर ने मांगा कि हमको इंडियन ट्रेड में भी शेयर दिया जाए। द कंपनी रिटेन्ड अ मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन चाइना इन टी। बेसिकली इसी दौरान कैरेक्टर एक्ट 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी इंडिया के अंदर टी के अंदर मोनोपोली बना ली। अंडर दिस एक्ट अ सम ऑफ 1 lakh was provided to review literature, promote scientific knowledge. कैरेक्टर एक्ट 1813 की मदद से 1 लाख रुपए करीबन लिटरेचर, साइंटिफिक नॉलेज और इंडियन नेटिव्स में खर्च किया गया था। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर एक्ट 1833। बेसिकली द एक्ट सर्व लॉज टू इंप्रूव द सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली इस एक्ट की मदद से एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइजेशन हुआ। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया एंड इंडियन लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड। बेसिकली कैरेक्टर एक्ट 1833 में एक लॉ कमीशन अपॉइंट की गई जिसमें लॉर्ड मैकॉले फर्स्ट चेयरमैन बने इस कमिटी के। अब कैरेक्टर एक्ट 1853। अंडर दिस एक्ट द कंपनी पैट्रोनेज ओवर सर्विसेज वाज डिसॉल्व एंड द सर्विसेज वाज नॉन ओपन टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बेसिकली इस एक्ट के दौरान जो सिविल सर्विसेज थी जिसमें कंपनी का पैट्रोनेज था उसको हटा दिया गया और एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने लगा। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों जो सिविल सर्विसेज थी वो इंडियंस के लिए 1853 में भी नहीं खोल दी गई। इट इज आल्सो प्रोवाइडेड सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। इस एक्ट में लेजिस्लेटिव पावर्स को एग्जीक्यूटिव पावर्स से अलग कर दिया गया एंड 6 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई जिसे कहा गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।